का मतलब क्या है? माइक की जरूरत है मेरी? आ रही है ना पीछे आवाज? बस ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें से ना आप ये वाली ये सत्यमेव जयते, ओके, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, हो जाएगा? बस ठीक है, फिर मैं मेरी नई दोस्त फोटो नहीं श्रेया चतुर्वेदी अपनी मां प्रतिभा के साथ नई दिल्ली में रहती है। घर में और कोई करे चाहे न करे, लेकिन मैं फोटो इन्हें भेजा है। हाँ जी बिल्कुल जी। मैं कुछ बातें शेयर करती हूँ मुझे, तो एक बेटे की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह शेयर करती हूँ। मेरे से कुछ गलत हो गया था, तो मम्मी ने कहा था ऐसे मत करना, दोस्त है। हम लोग खेलते हैं, बहुत मजा करते हैं, और जब मम्मी थक जाती है तो मैं मम्मी के लेग्स प्रेस कर देती हूँ। बहुत थक जाती है। बनती तो नहीं बनी, लेकिन बनाने की मैं उसे कोशिश करती हूँ कि बन जाएगा तो करके टीचर बनना चाहती हूँ या डॉक्टर। जो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मुझे उन्हें देख के मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं भी चल पाती, लेकिन नेगेटिव फीलिंग मेरी मम्मी कितनी तकलीफों से गुजर रही है, कितने ऑब्स्टिकल से गुजर रही है, तो मेरे को चलना सिखाओ, लेकिन शायद भगवान धीरे धीरे मुझे चलाना सिखाएंगे। I love my mom, I love my teachers, I love my school, I love my house. खुश हूँ भगवान ने मुझे जो दिया है, जैसे भी मैं हूँ, मैं खुश हूँ। अपनी तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ उम्मीद और आशा। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इस जज्बे के साथ, इतनी जिंदा दिली के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं? सो इस 2 मिनट की वीडियो में हमने कुछ समझने की कोशिश की कि ये भी एक सेगमेंट है हमारी सोसाइटी में जिनकी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, और आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और इस चीज को पहले रियलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम सब लोग एक एजुकेटेड तबके से हैं और जो इस प्रोसेस में है, एजुकेटेड पूरी तरीके से बनने के प्रोसेस में। और अगर एक एजुकेटेड लोग अगर इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो ये कौन समझेगा इन सब चीजों को? सबसे पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये पूछने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग मानते हैं, समझते हैं सॉरी, कि हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं वो किस तरह के हैं? पहले तो ये समझ लें हम लोग। आप सब लोगों से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई लेक्चर और रेगुलर लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत ही एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है। उस 1 घंटे के अंदर अंदर हमें आज बहुत सारी चीजें समझनी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अब हमारी जो दुनिया है वो बहुत तेजी से बदल रही है। पहले लैक ऑफ अवेयरनेस थी, हमें चीजों के बारे में नहीं मालूम था। अब टेक्नोलॉजी, और आप सब लोग तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे समझें और इस इंफॉर्मेशन को नेटवर्किंग के थ्रू, यानी कि आप आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं और वो इस चीज को समझें। सो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बोलो,
अगर ये चल जाएगा तो बहुत अच्छा है। डिसेबिलिटी प्रिवेलेंस इन इंडिया, अगर सेंसस 2011 के हिसाब से बात करूं तो 2.2% है, जस्ट 2.2%, सिर्फ 2.25% के लगभग लोग। क्या ये सिर्फ हैं? ये 2,86,00,000 लोग हैं। 2.2% ऑफ 130 करोड़ की जनसंख्या। 2,86,00,000 की फिगर को समझते हैं आप क्या है? इस समय दिल्ली की, जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है, स्टेट बल्कि, वो तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ है, यानी कि 2 दिल्लियां और या एक पंजाब पूरा, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है हमारे पंजाब की। सो इंडिया के अंदर एक पूरी स्टेट फुल ऑफ डिसेबल्ड पीपल। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 करोड़ लोगों का संबंध है इस चीज से, और हम लोग इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और ये लोग हम लोगों के बीच में से हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कितनी तरह की डिसेबिलिटी आप जानते हैं? कोई भी एक नाम लेंगे। कितनी तरह की डिसेबिलिटी आपने सुनी है या जानते हैं? मैं शुरू कर देता हूं। फिजिकल हैंडीकैप, एम्प्यूटेड, हाथ नहीं है या पैर नहीं है। और कितनी तरह की डिसेबिलिटी होती है? कितनी तरह की? हाँ प्लीज, कोई भी एक। मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि एक तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वेरी गुड। और ब्लाइंड और डेफ और सॉरी डम, यस। और यस, आप बोले कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी गलत होगा कोई बात नहीं। हम लोग एक समझ लो, एक जीडी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रही है ये, और कुछ भी नहीं है ये। सो यहां कुछ भी गलत सही नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। अदरवाइज मैं तो 5 मिनट के अंदर अपनी पीपीटी खत्म कर दूंगा। और कौन सी डिसेबिलिटीज हैं? बोल नहीं सकते इज अ डिसेबिलिटी, सुन नहीं सकते इज अ डिसेबिलिटी, चल नहीं सकते इज अ डिसेबिलिटी, और सीख नहीं सकते। और डिसेबिलिटी बहुत सारे तरीके से नहीं सीख सकते हैं कई लोग, बिल्कुल आज हम बात करेंगे उसके बारे में, वेरी गुड। और कितनी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती हैं? जो भी बोल रहा है थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। इट्स ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई गलत भी होगा तो इट्स ओके, ये कोई एग्जाम नहीं है, या हम किसी का एक दूसरे का मजाक नहीं बनाएंगे इसमें। आप बताइए और कौन सी डिसेबिलिटी है? एक हिंट दे देता हूं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के मुताबिक 21 तरह की डिसेबिलिटीज नोटिफाइड की गई हैं, और अभी भी स्टेट्स को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से और किसी डिसेबिलिटी को नोटिफाई कराना चाहें तो करा सकते हैं। 21 तरह की डिसेबिलिटीज हैं, जिसमें से आपने 4 तरह की बोली है अभी। सो हम समझ रहे हैं कि हम एजुकेटेड लोगों की कितनी नॉलेज है हमारी अपनी सोसाइटी के बारे में। और ये मैं आपके ऊपर पॉइंट नहीं उठा रहा हूं। अगर मैं इस प्रोफेशन से नहीं था तो मेरी भी इतनी ही नॉलेज थी जितनी आपकी है। सिर्फ मैंने 2-4 साल पढ़ाई अलग कर ली, इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा पता चल गया, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी फील्ड की पढ़ाई कर ली, इसलिए मुझे पता चल गया। लेकिन क्या हम सब लोगों को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कितने तरह के डिसेबिलिटी के लोग हैं? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज डू यू नो, जो मैंने अभी आपसे पूछा, मुश्किल से 3-4, बहुत सारों के तो शायद नाम भी आप पहली बार सुनेंगे। हालांकि वो आज के स्कोप में नहीं होगा कि 1 घंटे के लेक्चर में मैं 21 की 21 डिसेबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी जस्ट नाम जो है मैं सामने ला रहा हूं और आप लोग बोलेंगे। बोल तो सकते हैं? थैंक यू। So 21 types of disabilities as per Rights of Persons with Disabilities Act 2016। सबसे पहली क्या है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो आपने बोला कि चल नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। ये तो सबको बोलना पड़ेगा प्लीज। सो लेफ्ट, अगर पीछे से नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे वालों को नजर आ रहा होगा वो बता देंगे, तो आगे वाले थोड़े से तेज बोल लें प्लीज, कॉम्पनसेट कर लें, राइट? सो लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, लेप्रेसी के बारे में कौन जानता है क्या है? मैं आज क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगा नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा। इसको हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग, ये तो सुना होगा।
और पहले आपने कई बार वो देखी होंगी फोटोग्राफ्स, मदर टेरेसा ने जिस फील्ड में काम किया था। अब लेप्रोसी क्योर्ड है, लेकिन लेप्रोसी के बाद जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ नमनेस या कुछ ऐसी डिसेबिलिटी रह जाती है ताकि वो जो कि वो नॉर्मल रूटीन लाइफ में अपने चल नहीं पाते हैं, तो उसको नोटिफाइड किया गया। सेरिब्रल पाल्सी, ये हम आगे थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। ड्वार्फिज्म का मतलब बोनापन, ये एक नोटिफाइड किया गया कि अगर किसी की हाइट जो है 4 फीट 10 इंच से कम रह गई है तो वो ड्वार्फिज्म वाली डिसेबिलिटी में आएगा। ये भी अपने आप में एक डिसेबिलिटी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके अंदर हमारी मसल्स वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। एसिड अटैक विक्टिम्स, आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आजकल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। सो वो लोग डिसेबल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ब्लाइंडनेस, लो विजन भी अपने आप में एक डिसेबिलिटी है। लो विजन एक पर्टिकुलर टाइप से अगर कम विजन रहेगी तो हल्की सी विजन, वो हमेशा धुंधला नजर आता है उनको। डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग, ये दो तरह की डिफरेंट है, तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है या हार्ड ऑफ हियरिंग, ये दोनों कान से सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जो बोल नहीं पाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहां से इस साइड से मैंने सुना था, आपने बोला था। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, आपको शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, आज थोड़ा सा जानेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि जिस बैनर के अंडर आज हम आए हैं, केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन के साथ में, तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डील करते हैं, ज्यादा हम लोग उस चीज को देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेंटल इलनेस, बहुत सारी मेंटल इलनेसेस होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में शायद अभी सोसाइटी को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक तरीके से न्यूरॉन की कोई एक, अगर टेक्निकली बात बोलूं तो कम्युनिकेशन नहीं होती, ब्रेन के मैसेज की दूसरे में मैसेज जाने में डिले होता है कई बार, उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पार्किंसंस डिजीज, ये भी एक तरीके से ऑर्गेनिक एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हाथ में ट्रेमर ज्यादा आ जाते हैं, मूवमेंट बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में देखने में मिलती है। हीमोफीलिया, इसके अंदर भी ये है कि हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। थैलेसेमिया, इसके अंदर भी जो है इन बच्चों को हर हफ्ते या हर महीने जरूरत के हिसाब से पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। सिकल सेल डिजीज, ये भी एक ऐसे हैं जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल बड़ी जल्दी ब्रेक होते हैं और वो हमारे अंदर बहुत सारी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स लेकर आते हैं और ऐसे बच्चे प्रॉपरली पूरी तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो एक तो डिसेबिलिटीज है और एक मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऐसे ही एक ही बच्चे के अंदर या एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरीके की 21 डिफरेंट काइंड की डिसेबिलिटीज नोटिफाइड है। आज के स्कोप में, क्योंकि अवेयरनेस जितनी पैदा की जाए उतनी कम है। आज यहाँ की स्पीच या एक जो भी इंट्रोडक्शन की, सबसे पहला सेंटेंस बोला था, नॉलेज इज पावर। और मैंने इसी चीज को अपने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मैंने कॉपीराइट करवाया है इस सेंटेंस को, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज है तो आई विल फील मोर कॉन्फिडेंट, और अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे और उस नॉलेज को, आपने कहा था अभी इन्होंने बोला कि अगर वो नॉलेज शेयर हो गई तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, डेफिनेटली यस। इसीलिए मैंने कहा कि आज आप लोगों के उससे मैं इसे नेटवर्किंग कराना चाहता हूं ताकि ये सेंसिटाइजेशन, ये अवेयरनेस आप बाकी लोगों को भी दें। सो उसी थीम के ऊपर लेते हुए आज जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली सिर्फ इन 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, 21 में से। इसमें सेरिब्रल पाल्सी भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा, लेकिन ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे 5-5 मिनट बात करूंगा। सो इसलिए आज के टॉपिक से रेलेवेंट है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये वो बच्चे हैं जिनमें हम ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब कई बार देखने से लगता है कि हम लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीटेक हैं, हॉस्पिटैलिटी से हैं या कंप्यूटर लाइन से हैं, या कोई यहाँ पर मेरे को पता चला कि लेबोरेटरी वगैरह से भी रिलेटेड है। कैसे आप सब लोग इन लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे? आपके तो किसी कोर्स में ये कंटेंट नहीं है। क्यों ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है? क्यों किया गया ये सेमिनार? थोड़ा बोलो, नहीं तो मैं नर्वस हो रहा हूं प्लीज। सॉरी, यस, ताकि हमें पता चले इस बारे में। बैठे रहें, बैठ के बोले प्लीज। पता चलने से क्या होगा? अवेयरनेस से क्या होगा? हेल्प कर पाएंगे। कैसे? नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, आप बोल रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और बल्कि मैं तो इस चीज के लिए तारीफ करूंगा कि एटलीस्ट आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो नहीं बोलेंगे तो मैं नर्वस हो जाऊंगा, मैं बार बार बता रहा हूं। सो आज मेरा ये सक्सेस आप लोगों के हाथ में है। जितनी बात करोगे, जितने मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, मैं उतना ही ठीक रहता हूं।
तो खींचना है मुझे जितना आज खींच सकते हो कॉलेज लाइफ के हिसाब से, राइट? सो गुड। तो आपके लिए मैंने ना, जो ऐसे कुछ बोल रहा है, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रॉफी बनाई हुई है, मैं वो दे रहा हूँ। मेरा बैग कहाँ है? मैं वो ट्रॉफीज लेकर आया हूँ साथ में। गुड। तो मेरी ट्रॉफी ऐसी होती है, तो ट्रॉफी के हिसाब से लेनी है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जोर से तालियां। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है मैंने क्लैपिंग क्यों बजवाई है? क्लैपिंग क्यों बजवाई है मैंने? नहीं, वो तो मैंने ट्रॉफी दे दी। नहीं, ये मैंने तालियां इसलिए बजवाई हैं कि जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, राइट? चलो, सो प्लीज ऐसी मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ बात करना, ठीक है? चलो, गुड। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिसके नाम से हम लोग इन डिसेबिलिटीज को जानते हैं। इस तरीके की 3 डिसेबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। लो IQ, मेंटल रिटार्डेशन, स्लो लर्नर, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म। ये कहीं आपने अगाए बगाए, कहीं हो सकता है कोई नाम कहीं किसी ने सुना हो, कोई कहीं किसी ने सुना हो, बट इस तरीके के कॉमन वर्ड्स हैं जो उन 3 सेगमेंट्स में मैं आज बात करने वाला हूं। सो सबसे पहले आज हमने बात करनी है IQ के बारे में। IQ के बारे में क्या जानते हैं? या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वेरी गुड। इससे हमें क्या पता चलता है? मेंटालिटी। लेकिन एक चीज को, ठीक है, एक एंगल से आपका सही है क्योंकि टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं उसको मैं समझ पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। मेंटालिटी पता चलती है, यानी कि उसी को हम थोड़े से सिंपल टर्म में बोलेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है। अभी बोला जो सोचने और समझने की क्षमता के बारे में पता चलता है, IQ। ये मालूम है कि IQ कितना होना चाहिए? क्योंकि IQ तो हम सब लोगों का टेस्ट किया जा सकता है। तो IQ कितना होना चाहिए? कौन बोल रहा है? जस्ट हाथ वहीं बैठे बैठे हाथ उठा दो, वेरी गुड। 80 to 100, बिल्कुल ठीक है। बैंड थोड़ा सा करेक्ट करना है, लेकिन ये बहुत बहुत नजदीक है। इट्स 90 to 110, बट एक्सीलेंट, गुड। सो नॉर्मल IQ के लिए कहा जाता है कि 90 पॉइंट होना जरूरी है। मतलब जैसे 90 to 110 कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि 90 पॉइंट होने। अगर हम टेस्ट करें अपना IQ, तो ये IQ टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। ये कोई ब्लड टेस्ट, एक्सरे टेस्ट ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जस्ट इंटरेक्शन बेस्ड के ऊपर, क्वेश्चन आंसर बेस्ड के ऊपर एक टेस्ट है। तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो एक फिगर निकल कर आती है जिसे हम IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। क्वोशिएंट माने रेशो। सो ये जो रेशो है ये 90 मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर इसको आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे तो 100 मतलब 100% है। यानी कि IQ का मतलब मेरी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कि मेरी जो बायोलॉजिकल एज है, उसके मुकाबले मेरी जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो मेरी समझने की शक्ति है, वो कितनी है। सो अगर तो मेरी एज के मुताबिक है पूरी की पूरी, तो इसका मतलब 100 है। तो जितनी कम हो जाएगी उतनी उस रेशो में परसेंटेज समझ लीजिए, उतना वो कम हो जाएगा। सो 90 IQ आने पर हम कहते हैं एवरेज है। और ये जो IQ करते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मापने के लिए करते हैं कि कोई पर्सन अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, जिसको कि पुरानी लैंग्वेज में मेंटल रिटार्डेशन कहते थे या मंद बुद्धि बोलते थे, जो कि अब बहुत स्टिग्मा जुड़ चुका है। तो अब इन दोनों को 2013 के बाद रेगुलेशन से ये शब्द बोलने बंद कर दिए गए हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए एक बार बोला जा रहा है, लेकिन अब उसको मेंटल रिटार्डेशन वर्ड ना बोल के अब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है। सो IQ हम चेक करते हैं ID चेक करने के लिए कि कितनी है, प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जैसे हमने ये बताया कि अगर तो 90 आ रहा है या 90 से ऊपर आ रहा है तो वो है एवरेज। अगर वो 70 से बिलो जा रहा है तो हम कहते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर 70 से नीचे जा रहा है तभी हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। सो अगर 70 से नीचे गया तो माइल्ड है, और अगर 90 या ऊपर आ गया तो नॉर्मल है। तो इसका मतलब बीच में भी एक बैंड है 70 to 90। तो 70 to 90 को हम लोग कहते हैं बॉर्डरलाइन कैटेगरी। ना ये नॉर्मल है ना नॉर्मल है, मतलब इनको हम लोग स्लो लर्नर बोल देते हैं। सो ये बाय बर्थ एक तरीके से एक कैपेसिटी है हम लोगों के अंदर जो बाय बर्थ आती है मोस्टली, मैक्सिमम लोगों के अंदर।
बाकी इसके अलावा अगर किसी का 50 से कम है तो मॉडरेट हो गया, अगर 35 से कम है तो सीवियर हो गया, 20 से कम है तो प्रोफाउंड। अब आपसे मुझे ये पूछना है कि जिन बच्चों की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो दिखने में कैसे लगते हैं, या हम कैसे उनको पहचानेंगे कि ये लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है? कैसे समझ आएगा? कैसे समझ आएगा कि ये पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है? देखने से पता चल जाएगा, कम्युनिकेट करके। और मतलब अगर कम्युनिकेट करेंगे तो क्या लगेगा कि क्या नहीं कर पा रहे हैं वो? नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अपने एज एप्रोप्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और यस बात को बहुत जल्दी समझ नहीं पाएंगे। तो दो तीन चीजें होती हैं इसमें, तीन चीजें बेसिकली समझ लीजिए कि आईक्यू के लेवल पर क्या होती है। कंसेप्चुअल मतलब इन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में देर होती है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट समझने में, मनी कॉन्सेप्ट समझने में, कलर कॉन्सेप्ट समझने में, शेप कॉन्सेप्ट समझने में, किसी भी चीज को करने में अपने आईक्यू के लेवल के मुताबिक उनको वो डिले होता है। इनका उठना बैठना बोलना चलना जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो भी स्लो होते हैं, ये अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रहते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज होती है हमारी सोशल माने ये लोग किस तरीके से कैसी कॉन्वर्सेशन करनी है, कैसी बातचीत करनी है, पूरी तरह से अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाते हैं। और तीसरी चीज होती है प्रैक्टिकल मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, कैसे नहाना है, कपड़े पहनना है, कुछ करना है, तो उसमें भी इनका कमती देखी जा सकती है। तो ये तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ऐसे लोग हो गए। कई बार जब हम बच्चे देखते हैं तो हमें कुछ बच्चे ऐसे नजर आते हैं, ये एक कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। हालांकि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम जो है एक ज्यादा बन जाता है बॉडी में, तो इनके मंगोलियन फीचर्स आ जाते हैं और बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के आईक्यू कम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन जब हम इस तरीके के बच्चे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बच्चे कुछ अलग हैं। तो आज के बाद जब आप इनको देखें तो समझना है कि ओ अच्छा, रिलेट करने की कोशिश करना, ओ अच्छा ये वो है या वो है, इस तरीके से। सो एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर ये एक बच्चा है, ये कुछ बच्चे हैं, ये एक बच्चा है, सेरिब्रल पाल्सी वगैरह भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, उसमें भी आईक्यू में फर्क आ सकता है। सो कुछ बच्चों को देखकर पता चल जाता है कि इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों में नहीं भी नजर आते। सो पहले तो हम ये समझ लें कि कुछ बच्चों में नजर आते हैं, तो वो हमने आज इस तरीके से देखा। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब आईक्यू कम है और इस वजह से उनके कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कौन क्या जानता है? राइट। और मूवी है उसमें बताया गया कि उसको ना 6 और 9 में डिफरेंस नहीं पता। वेरी गुड, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मिररिंग हो जाती है। 6 और 9 में अंतर नहीं समझ आता, कई बार 7 और L में भी नहीं नजर आता, यस M और W में नहीं आता, मिररिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। और समझने में दिक्कत आती है, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा पीछे है। और अच्छा मुझे एक चीज बताइए, लर्निंग डिसेबिलिटी और आईक्यू का क्या रिलेशन है? इसका मैं वोटिंग करा रहा हूं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे क्योंकि सीखने में पीछे रहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कम है, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, देखने में भी दिक्कत आती है, पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अभी जैसे हमने आईक्यू समझा, हमें क्या लगता है कि इन बच्चों का आईक्यू कम होगा या नहीं कम होगा? पहले ये वोटिंग कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों में आईक्यू कम होगा, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू? कौन ये कितना समझते हैं? हाथ थोड़ा और ऊंचा। सो आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी में आईक्यू कम होगा? पहले वो हाथ खड़ा करें। ओके, अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो ये मानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी में आईक्यू कम नहीं होगा। ओके, और जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं उठाए वो क्या जानते हैं? वो खड़े होकर बताएं। बताओ कोई अंदाजा नाम की भी तो कोई चीज होती है, कोई गैस कुछ भी नाम की चीज होती है, नहीं होती है? अब जब क्वेश्चन पेपर आता है यस या नो वाला, अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो फिर अटेम्प्ट तो करके आते हैं ना। टीचर भी यही सिखाते हैं ना कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50% चांसेस होंगे कि वो सही होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यस नो का आंसर छोड़कर तो नहीं आओगे ना। दोबारा वोटिंग करा रहा हूं मैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में आईक्यू कम होता है, वही बात।
लर्निंग डिसेबिलिटी में आईक्यू कम नहीं होता है। और जिन्होंने दोनों में हाथ उठाए वो क्या कहना चाहते हैं? चलिए गुड। सो ये चीज थोड़ी सी समझनी है, तभी मैंने कहा कि टॉपिक थोड़ा संजीदगी वाला है, लेकिन अगर हम बहुत सीरियस हो जाएंगे तो फिर वो चीज की वो अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक नहीं हो पाएगी जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। सीरियस होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। लर्निंग डिसेबिलिटी कहा ही तब जाएगा जब उसका आईक्यू नॉर्मल होगा, और ये एक अवेयरनेस हम लोगों में नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बन चुका है। अगर हम पेरेंट्स को ये बोल दें कि आपका बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है, तो वो इतने डिनायल में चले जाते हैं, मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, हमारे बच्चे क्या मंद बुद्धि हैं? सो वो टीचर्स हमें ये बताते हैं कि पेरेंट्स इस तरीके से लड़ने को आते हैं। ये अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। कम से कम यहाँ 150, 200, 250 जो भी लोग हैं, कम से कम एक बैच को तो मैं ये बता सकूं कि लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब आईक्यू नॉर्मल। अगर आईक्यू कम है तो फिर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर आईक्यू नॉर्मल है और फिर भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा मतलब रीडिंग ही नहीं कर पा रहा, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब वेरी सरप्राइजिंगली लर्निंग डिसेबिलिटी बिल्कुल अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके की होती है। अब देखिए, मैंने इसके लिए अभी एक अवेयरनेस कैंपेन थी, अक्टूबर इज डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ, तो मैंने अक्टूबर के अंदर ये 5 पोस्ट बनाई थी जस्ट एक लोकल लोगों को करने के लिए, और अपने फेसबुक पेज वगैरह पे इस पे डाला कि शायद किसी लोगों तक कुछ और भी पहुंचे। तो 3 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। अगर बच्चा शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा तो डिसलेक्सिया, अगर वो ढंग से लिख नहीं पा रहा तो डिस्ग्राफिया, अगर वो मैथ्स के सवालों के बेसिक चीजों को भी समझ नहीं पा रहा तो डिस्कैल्कुलिया। ये तीनों लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती उन लोगों को है जिनका कि आईक्यू नॉर्मल होता है। सो ये एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मेरे ब्रेन के अंदर कुछ जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसको आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल को इन शब्दों का मजाक नहीं बनाना प्लीज। यानी कि अगर कोई शब्द, मैंने ये देखा है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, कल को कोई बच्चा, अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहा, ओए तेरे को डिसलेक्सिया है, उसकी हैंडराइटिंग खराब हो गया, ओए तेरे को डिस्ग्राफिया हो गया। सो प्लीज इसको उस तरीके से मजाक नहीं बनाना। ये बहुत बहुत एक सीरियस मैटर है। आप अभी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिसको होती है वो कैसे सफर करता है। आपके आज के सेशन का मतलब ये है कि आप उनके दर्द को पहले समझ सके, क्योंकि पहला जो टॉपिक है मैंने जो लिखा है टाइटल अंडरस्टैंड। सो पहले समझना है कि ये कितनी पेनफुल कंडीशन है उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। एक बच्चा 10 साल का हो चुका है, 12 साल का हो चुका है, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में आ चुका है, और वो RAT रैट नहीं पढ़ पा रहा। बिल्कुल नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल आईक्यू। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्लास के बच्चे उसका कितना मजाक उड़ाते होंगे, और वो बच्चा कितना अवॉइड करता होगा स्कूल जाना, क्योंकि हमारे टीचर्स को भी इस चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनके क्यूरिकुलम में ये बताया नहीं गया, क्यूरिकुलम के अंदर नहीं आया, इसमें भी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये पिछले 10-15 साल से सारी अवेयरनेस बनी है। तो उसके अंदर जो बच्चे की जितनी हरासमेंट होती है, जरा एक बार उस दर्द को समझने की कोशिश करें कि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया क्या चीज है। इसके अंदर एक पोस्ट बनी थी जो मैंने बनाई थी कि डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर। इससे ग्रस्त बच्चे को दूसरे बच्चों के मुकाबले वर्ड्स या साइंस को पढ़ने, समझने और याद करने में दिक्कत होती है। %15 तक बच्चों में हो सकती है ये लर्निंग डिसेबिलिटी। इसका मतलब एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो उनमें से 3 से 4 या उससे भी ज्यादा बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। आप जरा अपना स्कूल टाइम याद करके देखें, हर क्लास में प्रिवलेंस रेट के मुताबिक 15% बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी है, और आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। टीचर हमेशा उनको डांट कर बोलते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, डफर है, तू बिल्कुल मेहनत नहीं करता, कुछ नहीं करता, और वो एक्सट्रीमली किस पेन से निकलते थे, शायद हम उन चीजों को समझ नहीं पाए। वो बच्चे दिखने में, बात करने में हर तरीके से नॉर्मल थे, लेकिन उनकी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन थी
कि वो उस चीज को उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे जैसे हम पढ़ पाते हैं। जैसे हमारे सामने अगर ABC लिखा है तो हम ABC पढ़ पा रहे हैं, उनके मैसेज में आंखें ठीक होने के बावजूद वो जो ABC है उसकी इमेज उनके माइंड में नहीं बनती है। वो एक अलग किस्म की डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि एक कंडीशन है जिसमें बच्चे IQ या बौद्धिक क्षमता के सामान्य होने के बावजूद प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हैं और स्कूल की क्लासेस को पास करना मुश्किल हो जाता है। डिसलेक्सिया के कारण बच्चे इतना सफर नहीं करते जितना हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। सो ये टॉपिक आपके डायरेक्ट कोर्स से रिलेटेड ना होने के बावजूद भी इसको चूज किया गया है क्योंकि हम लोग इस नॉर्मल सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे आगे किस तरीके से किसको ये कंडीशन है। आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि डिसलेक्सिया के ऊपर मेरी पूरी 3 घंटे की एक वर्कशॉप होती है जो मैं स्कूल टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूं। कर चुका हूं मैं यहां पर 2-3 अभी तक, फिर कोविड आ गया तो मैंने प्रोग्राम अभी रोक दिया। आई एम ओपन अगेन। किसी भी स्कूल में अगर टीचर्स की अवेयरनेस के लिए डिसलेक्सिया की वर्कशॉप है, कभी भी कोई हो तो रेफरेंस जरूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 घंटे की कम से कम होती है डिसलेक्सिया को ही समझने के लिए। सोचिए कितना ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। ऐसे बच्चों में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती हैं। वो चाहकर भी स्पेलिंग्स नहीं कर पाते क्योंकि जो फोनेटिक साउंड्स होती हैं वो उनका माइंड प्रॉपर्ली परसीव नहीं करता है। सो उनके लिए जब एक पूछा गया माय फेवरेट टाइम ऑफ डे तो उस बच्चे ने लिखा व्हेन आई एम डन विद स्कूल। सोचिए, और स्पेलिंग्स देख लीजिए। व्हेन के स्पेलिंग कैसे, ये रियल सैंपल है, रियल बच्चे का सैंपल है। वो सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड फोनेटिक क्यूज को नहीं पढ़ पा रहा है। एक कंडीशन है। इनकी हैंडराइटिंग डिस्ग्राफिया क्या होता है कि इनको स्पेस का, स्मॉल का, कैपिटल का, सिमेट्री का वो नहीं समझ आती है, तो ये डिस्ग्राफिया हो जाता है। ऐसे ये बच्चे प्लस माइनस के सिंबल को नहीं समझ पा रहे हैं। सो 4 बच्चे बैठे हैं, बोल रहे हैं 4, टीचर ने दे दिया 4 + 7 तो उसने लिख दिया 11। दूसरे बच्चे को वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसके ब्रेन में 7 शायद नहीं बन पा रहा, L बन रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा ये नंबर क्या है। उसके ब्रेन में प्लस जो है वो मिस होता हुआ आ रहा है, पता नहीं शेकी आ रहा है या मूवमेंट में आ रहा है, उसको वो जो सिंबल है वही नहीं समझ आ रहा है। सोचो कैसी कंडीशन होती होगी, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और हम लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम लोग झुंझला जाते हैं और फिर थप्पड़ मारते हैं उसको खींचकर, घर पे भी और स्कूल में भी। ये एक प्लीज एक मेरे को वीडियो चाहिए छोटी सी। मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स हैं लेकिन जस्ट आपको 1 मिनट दिखाना चाह रहा हूं कि ये 10-15 सेकंड के अंदर कि वो क्या है। ये LD को और LD में 1 सेकंड LD रियल केसेस को और इसमें वीडियो ये वाला। There were many roads in a one day a pig, deer, cat came into the home, sheep killed, many roads were after of the cat and pig, grand and red was there. It as sold kill the cat as some greedy later. समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट एक वीडियो नेक्स्ट बाहर इससे पिछला फोल्डर यस। ये मूवी हम सब लोग जानते हैं। 2 मिनट इस क्लिप को देखना है, 2 मिनट बड़े ध्यान से। आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों ने ये देखी हो।
Turn to page 38, chapter 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishana Basti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Aditya, just help the boy. Come on, the rest of you look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच है. Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? वो at the वो Read the sentence loud and proper. वो at the I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave this way? इसने से करनी वापस बाहर. एक सेकंड के लिए जरा सोचना उस बच्चे का माइंडसेट उस समय क्या सोच रहा होगा. उसकी इमेज क्लास में कैसी बन रही होगी. उसके जो पीयर्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे. किसकी गलती है, किसकी गलती है जो हम समझ नहीं पा रहे. उस बच्चे ने एक शब्द बोला, लेटर्स आर डांसिंग. क्योंकि जब वो डिस्लेक्सिया की अगर वो 2-3 घंटे वाली वर्कशॉप जब अटेंड कोई करेगा तो उसको ये समझ आएगा कि वो लेटर्स कैसे नजर आते हैं हम लोगों को. जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, मैंने जैसे बताया कि वो देखते तो ठीक है, लेकिन जो उसकी इमेज ब्रेन में जाकर बन रही है वो बहुत अजीब सी बन रही है. वेवी फिगर्स हो सकती हैं, डांसिंग हो सकती हैं, जम्बलिंग हो सकती हैं, मिररिंग हो सकती हैं, फेडिंग हो सकती हैं, शेकी अलग तरीके से हो सकती हैं. बहुत सारे तरीके से डिफरेंट बच्चे डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. अवेयरनेस ही 2016 में, आज से 5 साल पहले इसको नोटिफाइड किया गया कि ये डिसेबिलिटी है. 15% बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है. 15% बच्चे, मजाक नहीं है. हर क्लास में 3 से 4 बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, जो सिर्फ हमारी नासमझी की वजह से या तो स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कॉलेज तक तो पहुंचते ही नहीं है वो लोग, और या मैक्सिमम बच्चे जैसी समझ आने लगती है सुसाइड कर लेते हैं. क्योंकि वो उस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. उनको समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं, ये पढ़ पा रहा है, ये पढ़ पा रहा है, मुझे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा. मम्मी पापा मार रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं. सोचो एक मिनट उस बच्चे की लाइफ क्या होती होगी. जबकि एक ऑर्गेनिसिटी है, यानी कि एक मेंटल लेवल के ऊपर जो हमारे न्यूरल सर्किट्स हैं वो खराब है. इसमें बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है ये प्रॉब्लम. हम लोगों को समझ नहीं है और हमारी नासमझी को भुगतते हैं ये बच्चे. इसलिए मैं चाहता था कि कम से कम छोटे से ग्रुप को तो बता दूं कि ऐसी कोई कंडीशन होती है.
उसके बाद एक और टॉपिक, ऑटिज्म। कितने लोगों ने ये नाम सुना है आज से पहले? कितने लोगों ने ये नाम सुना? और थोड़ा हाथ ऊपर। और कितने लोगों ने? अगर मैं यहाँ की परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करूँ ना, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं, 1% लोगों को भी नहीं मालूम है कि ऑटिज्म क्या है। आप सब लोग 18 साल प्लस एज के हैं, आप सब लोग एडल्ट हैं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। अगर आपको नहीं मालूम है चीजें तो ये कमी है आपकी, ये माना जाएगा। 18 साल 21 साल की एज में आकर शादी करने के राइट्स मिल जाते हैं, देश का नेता चुनने के राइट्स मिल जाते हैं, और आप लोगों को अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एंड सॉरी, मैं ये डांट नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें आप में से अपने आप को भी मैं वहीं देख रहा हूं। मैंने ये पहले ही कह दिया है कि मुझे सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैंने 2-4 साल इसी सेगमेंट में पढ़ाई कर ली। नहीं की होती तो मैं भी यहीं बैठा होता और इसी 1% लोगों में से भी नहीं होता। मैं सिर्फ इस चीज को, आज के टॉपिक को बार बार आप लोगों को यह रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हमारे कोर्स क्यूरिकुलम के अंदर नहीं है फिर भी, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या होते हैं। वो लोग अपनी कंडीशन की वजह से तो भुगत ही रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारी नासमझी की वजह से भुगत रहे हैं। हम जानते नहीं है उनको। जब बच्चे बाहर शोर मचाते हुए आते हैं, कुछ आते हैं, एक ही बात आती है हमारी, वो तो बच्चा पागल है, वो पड़ोसियां दे बच्चा है ना, वो बच्चा पागल है, वो पागल पैदा होया है। एक ही शब्द सुना हुआ है हमने, एक ही शब्द, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे ऑटिज्म है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, चाहे सेरिब्रल पाल्सी है, चाहे डाउन सिंड्रोम, पागल है। कौन पागल है? कौन पागल है? हम लोग पागल हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस चीज को समझें। 3 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर डिसेबल्ड लोगों की, और जानते हैं हम सिर्फ 4 लोगों को हैं, क्योंकि वो व्हील चेयर पे नजर आते हैं तो हमें बड़ी हमदर्दी आती है, आकर फुटपाथ के ऊपर कर देते हैं। जिसको नजर नहीं आता बड़ी हमदर्दी आती है, सड़क पार करा देते हैं। 4 तरह की डिसेबिलिटी पता है, लेकिन पता है तो उनके साथ हमदर्दी है ना। यहां मैं बात हमदर्दी की कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ समझने की बात कर रहा हूं। जस्ट अंडरस्टैंड। अगर मैंने अंडरस्टैंड कर लिया ना तो मुझे प्यार हो जाएगा इन लोगों के साथ, क्योंकि मैं सिंपैथाइज नहीं एम्पैथाइज कर पाऊंगा, उनकी दर्द को समझ पाऊंगा। और अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो लव अपने आप आ जाएगा। और अगर हमने लव स्टार्ट कर दिया इनके साथ, उनके साथ वो प्यार, उस तरीके से बिहेवियर स्टार्ट कर दिया, तो एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। इसलिए टॉपिक था चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अंडरस्टैंड, लव, एक्सेप्ट। और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड कराने तक है। लव ऑटोमेटिक आएगा और एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक आएगी, तब हम सही तरीके से एक सिविलाइज्ड लोगों की तरह बात कर पाएंगे। इट्स ओके मतलब मैं आपसे एक बार थोड़ा सा फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं, प्लीज इसको कहीं पे भी ऑफेंडिंग वे पे मत लेना, जो मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं मालूम। हम तो अभी डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलप्ड कंट्री में भी नहीं मालूम है। लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए, बहुत पॉलिटिकल विल चाहिए। हमारे इतने इतने मैनिफेस्टो लॉन्च होते हैं, अभी भी इलेक्शन आ रहा है। किस इलेक्शन में किसने स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए बात की है? किस पार्टी ने बात की है? क्योंकि ये हमारा वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमें परवाह नहीं है। ऑटिज्म एक अलग किस्म की एक कंडीशन है। बच्चे शायद देखकर नॉर्मल लगे पहली नजर में, लेकिन उनके टेंट्रम्स देखकर, उनके बिहेवियर देखकर, उनकी कुछ चीज़ों को, हरकतों को जो हम बोलते हैं उनको देखकर हमें लगता है ये बच्चे अलग हैं। वही
लेकिन ये एक बिल्कुल अलग तरीके की कंडीशन है। ऑटिज्म के अंदर इनकी ब्रेन की वायरिंग कुछ अलग किस्म की होती है। इनका बोलने का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग होता है, इनको समझाना नहीं आता है। इनकी लैंग्वेज वर्बल या नॉन वर्बल कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन बच्चों के बिहेवियर में, क्योंकि ये समझा नहीं पाते तो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी, ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं। इनकी अपनी, ऐसा कहा जाता है, इनकी एक अपनी दुनिया होती है, ये उसी में मस्त हैं। आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, अपने आप पे खेलते जा रहे हैं। 4 बच्चे बैठे हैं, खेलते रहे, मैं अपने में मस्त। ये कुछ इनकी ब्रेन की प्रोसेसिंग कुछ अलग किस्म की है और बहुत ही मिस्टीरियस कह सकता हूं कि जिसके बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में अभी तक साइंस को पता ही नहीं है। स्टिल अभी चल रही है इसके ऊपर सारी रिसर्च। सो ऑटिज्म एक बिल्कुल एक अलग तरीके का है और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस समय का जो लेटेस्ट डाटा कह रहा है 1 in 54 बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। 1 in 54, मतलब हर 100 में से जिन बच्चों को हम देखते हैं, हर 100 में से 2 बच्चे ऑटिज्म के, और हमें मालूम नहीं, हमें वैसे एक ही मालूम है, ये बच्चे क्या है, इससे हमें मतलब नहीं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का अलग ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मतलब अलग तरीके की ट्रेनिंग है। लर्निंग डिसेबिलिटी की अलग तरीके की ट्रेनिंग है, ऑटिज्म की अलग तरीके की ट्रेनिंग है। पता ही नहीं है हमें, पता ही नहीं है तो हम काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार ऑटिज्म के बारे में समझते हैं कि इसकी 3 कंडीशंस होती हैं बेसिकली। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन डेफिसिट। ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हो सकता है इनके पास शब्द होते हैं, स्पीच होती है, लैंग्वेज होती है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होती, बात नहीं करते। और खाली वर्बल ही नहीं, इवन नॉन वर्बल भी। बड़ा सरप्राइजिंगली इनका एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अगर कोई चीज चाहिए तो वो इशारा नहीं करेंगे, पेरेंट का हाथ उठाकर ऐसे उनका हाथ ऊपर लेकर जाएंगे। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इनकी अफेक्टेड होती है। क्यों होती है ये नहीं पता आज तक नहीं मालूम। साइंस अभी इस चीज को नहीं डिकोड कर पाई, बट कंडीशन है। और ये कितनी सीरियस है ये आप समझ सकते हैं। 1 in 54 हर जगह की ये रेशो निकली हुई है। दूसरा है सोशल रेसिप्रोसिटी। सोशल रेसिप्रोसिटी मतलब हेलो नहीं, बाय नहीं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं, किसी के पास आकर बात नहीं करना, बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं करना। जैसे हम कोई 2 साल के 3 साल के बच्चे जा रहे हैं पार्क में, हमने कह दिया हेलो तो वो हम हंस देते हैं, तो वो आगे से हंस देते हैं। इन बच्चों की वो स्माइल नहीं, सोशल स्माइल नहीं, मतलब एक तरीके से बिल्कुल कटे कटे से अपनी दुनिया में अजीब लगते हैं देखने में। हमें, हम सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों को वो अजीब लगते हैं, लेकिन ये उसकी सेकंड क्राइटेरिया है। स्टीरियोटाइप रेपिटेटिव बिहेवियर। स्टीरियोटाइप माने कुछ अजीब सा, और रेपिटेटिव मतलब जो बार बार करते हैं। तो स्टीरियोटाइप रेपिटेटिव बिहेवियर। स्टीरियोटाइप का मतलब जैसे ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि ये टो वॉकिंग करते हैं। नहीं मतलब समझ आया कि क्यों, पैर बिल्कुल ठीक है लेकिन टो वॉकिंग करते हैं। ये बच्चे बात, सुनी हुई बात को रिपीट करते हैं। बोलूंगा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, सो जो मैं बोलूंगा वो आगे से बोल देंगे। इकोलेलिया टेक्निकल टर्म है। हैंड फ्लैपिंग, जब कभी भी एक्साइटेड होते हैं हैंड फ्लैपिंग। फिंगर विगलिंग्स, और हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। कोई हल्की सी भी नॉइज आ गई तो कान पर आवाज, कान पर हाथ। कुछ अलग तरीके के बिहेवियर करते हैं। हर चीज को खाने से पहले स्मेल। क्यों करते हैं नहीं मालूम, क्योंकि वो ब्रेन की प्रोसेसिंग कुछ ऐसी है। जैसे मैंने बताया ना कि इसका भी कारण नहीं पता अभी तक, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। अगर उनमें ये 3 तरह के क्राइटेरिया मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम मतलब 1 से 100 तक। तो 1 to 100 कम्युनिकेशन डेफिसिट, 1 to 100 सोशल, 1 to 100। तो हो सकता है किसी का कम्युनिकेशन डेफिसिट 80 हो, किसी का सोशल रेसिप्रोसिटी 40 हो, किसी का स्टीरियोटाइप 50 हो, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और हम बोलेंगे ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसके बारे में एक और कहा जाता है कि इफ यू हैव सीन 1 चाइल्ड ऑफ ऑटिज्म, यू हैव सीन 1 चाइल्ड ऑफ ऑटिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक बार जोर से तालियां हो जाओ। क्यों बजवाई है? हाँ जी, नहीं, अरे इतने ध्यान से आप लोग सुन रहे हो, तारीफ की है मैंने, क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो?
गुड। हिंदी में इस सेंटेंस को अगर मैं रिपीट करूं तो अगर आपने एक बच्चा देखा है ऑटिज्म का तो इसका मतलब आपने एक बच्चा देखा है ऑटिज्म का। इसका मतलब ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है। इसीलिए मैंने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक बच्चे में एक प्रॉब्लम ज्यादा होगी, दूसरे में दूसरी होगी, तीसरे में तीसरी होगी, कोई भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं लगेंगे, लेकिन ऑटिज्म के हर बच्चे को एक अलग किस्म की प्रॉब्लम होगी। ये इस चीज को थोड़ा और टेक्निकली कॉम्प्लिकेट कर देता है, लेकिन बेसिक 3 चीजें होती हैं: कम्युनिकेशन डेफिसिट, सोशल रेसिप्रोसिटी में दिक्कत और स्टीरियोटाइप रेपिटेटिव बिहेवियर। सो इन बच्चों के थोड़े से क्लिप दिखाने हैं जो 2-2, 5-5 सेकंड के या 10-10 सेकंड के होते हैं। वो सैंपल वीडियो क्लिप्स हम लोग देखते हैं। ऑटिज्म में चलो ओके, ये इकोटेरिया वाला करेंगे। ये मैंने जो है डाउनलोड किए हैं, ये नेट पर अवेलेबल हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने क्लिप्स नहीं यूज किए हैं, ये नेट पर अवेलेबल हैं। क्या नाम है? पापा का? मम्मी का? तेरा क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा? इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं इकोलेरिया। बच्चे सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अलग सी कंडीशन है। जो बोल रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट एक कंडीशन है। हेलो, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। हेलो, नेक्स्ट, फिक्सेशन में टूथपेस्ट, कोई भी एक चीज को पकड़ के घूमते रहेंगे, सारा दिन एक चीज को पकड़ी रहेंगे। जैसे ये टूथपेस्ट को ये बच्चा पकड़ के रहता है सारा दिन एक ही, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। और ये जंपिंग या हैंड फ्लैपिंग, कई बार हाइपर एक्टिविटी भी होती है, टिक कर नहीं बैठते हैं, चलते रहेंगे। बट ये एक सिंड्रोम है, कोई एक सिम्टम से ऑटिज्म नहीं बनता है। ये मैंने इसीलिए डिफरेंट सेक्शंस लिखा हुआ है। हैंड स्टीलिंग, ये हैंड फ्लैपिंग करते हैं। क्या इनकी सेंसरी नीड है, मुंह में क्यों डालते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, नहीं मालूम। हम यही कहते हैं कि कोई सेंसरी नीड है। क्या सेंसरी नीड है, वी डोंट नो। नहीं, हाँ, ये जस्ट ऐसी, जैसे मैंने कहा था फिंगर विगलिंग, अपने आप में मस्त है। मतलब नहीं है कि कौन पेरेंट है, टीचर से बात, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, ये अपना मस्त है। वापस एक सेकंड, हाँ, तो वॉकिंग। सो ये टो वॉकिंग जैसे मैंने बताया, पैर बिल्कुल ठीक है, अगर चलना चाहेंगे तो प्रॉपर्ली चलेंगे, लेकिन क्या सेंसरी नीड है नहीं मालूम। That's it. बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वापस PPT को करिए। कोई नहीं, मैं यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगी। सो हमने समझा अभी तक IQ के बारे में, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के बारे में। फिर हमने समझा लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया जैसे टर्म्स के बारे में। और फिर हमने समझा ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। सो अभी जस्ट एक 2 लाइनें जस्ट हम समझते हैं। ADHD, एक और कंडीशन है जो कि हम पंजाबियों में कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा शरारती है। अब वो एक तो शरारती होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो शरारती का डिग्री जब बढ़ जाए तो ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अटेंशन डेफिसिट, ये बच्चे अटेंशन और कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ब्रेन के
कनेक्शंस की वजह से। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि हाइपर एक्टिव, एनर्जी शरीर में इतनी ज्यादा है कि टिक नहीं सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी। सो ये ADHD 3 तरह की मानी गई है। एक ADHD जिसमें प्रीडोमिनेंटली अटेंशन डेफिसिट होता है और कुछ नहीं होता, एक ADHD जिसमें हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है, या एक ADHD जो कंबाइंड टाइप है जिसमें अटेंशन डेफिसिट भी है, हाइपर एक्टिविटी भी है। सो ADHD। अब ADHD का मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चे क्या होते हैं। इनके अंदर इतनी एनर्जी है, ये जंप करेंगे सीढ़ी पे, उस पे पहले सोफे पे, फिर कुर्सी पे, बेड पे, टेबल पे, फिर उठ के इधर इधर भागते रहेंगे, फिर इधर उधर भागते रहेंगे, फिर सीढ़ी आएगी उस पे चढ़ जाएंगे, सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे, ऐसे 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 कूदते रहेंगे। इनको बिठाओ कुछ बैठ नहीं पाएंगे, एनर्जी इतनी ज्यादा है, समझ नहीं आ रही। अब जब इतना चलते रहेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे तो वो हर चीज में पीछे रह जाएंगे। सो ADHD कितनी एक जबरदस्त कंडीशन है। सो ये भी एक बच्चे हैं, और ये भी इतना कॉमन है। मेरा अपना भांजा वो ADHD से है। उसका मैं आपको बताता हूं, मेरी सिस्टर क्या करती थी जब वो छोटा था, तो वो क्या करता रहता था, बैठे वगैरह उसको पढ़ाने की कोशिश करते थे, पढ़ता नहीं था, वो क्या करता था, टांगे लाता रहता था। तो सिस्टर को गुस्सा चढ़ता था, उसकी टांगे पकड़ लेती थी। वो क्या करता था, हाथ हिलाने शुरू कर देता था, फिर वो उसके हाथ भी पकड़ लेती थी, फिर वो ऐसे गर्दन हिलाना शुरू करता था। फिर वो मेरे वो जीजा को बुलाती थी, इसकी गर्दन भी पकड़ो, उसकी गर्दन भी पकड़ लेते थे। फिर वो क्या करता था, बच्चे की गलती नहीं है, उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है, सारा कुछ पकड़ लोगे तो आंखें ही ऐसे ऐसे हिलाने लग जाएगा। सब कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें पता भी नहीं है। और ADHD का काफी हद तक ट्रीटमेंट मौजूद है, उसकी मेडिसिन के साथ उसको थोड़ा बहुत कवर किया जा सकता है, और बाकी स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है। इसके अलावा एक है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या है कि आपको पता होगा कि अगर जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है, जिसे हम बर्थ क्राई बोलते हैं। बर्थ क्राई की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो जो रोता है, रोने का मतलब है कि उसने सांस खींची है बाहर की पहली बार, और वो सांस उसके ब्रेन के सेल्स पे जाती है, ब्रेन में जाती है, तो वो ऑक्सीजन पहुंचती है ब्रेन के सेल्स को लाइव करने के लिए। तो कई बच्चों की बर्थ क्राई डिलेड होती है, वो एकदम ही पैदा होने के बाद रोते नहीं है। तो अगर वो बर्थ क्राई डिले हो गई तो उसकी एक कंडीशन होती है, टेक्निकली सेइंग हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंची। अब बच्चा दुनिया में आ गया है, लेकिन अगर ऑक्सीजन इमीडिएटली ब्रेन में नहीं पहुंची तो ब्रेन के जिस हिस्से में नहीं पहुंची वो हिस्सा वीक हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों में हाइपोक्सिया की वजह से कई बार क्या होता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से डेड हो जाते हैं। अगर तो वो मोटर कॉर्टेक्स का डेड हो गया तो ऐसे बच्चों के हाथ या पैर बंद हो जाते हैं चलने। अगर वो इंटेलिजेंस वाले में जो ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पैदा हो जाएगी। सो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे कई बार जो सीवियर होते हैं वो कई बार नॉर्मल आईक्यू होने के बावजूद वो ना तो बैठ पाते हैं ना चल पाते हैं, और इवन उनको जिंदगी भर खाना भी खुद खिलाना पड़ता है। आपने एक फोटो जब मैंने दिखाई थी तो देखा था एक बच्चा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, वो स्पेशल तरह की कुर्सी थी कि वो अपने आप बैठ भी नहीं सकता। तो ये लाइफ लॉन्ग कंडीशंस होती हैं। ये भी एक तरीके की डिसेबिलिटी है जो मैंने वो 21 डिसेबिलिटीज में बताई थी, सेरिब्रल पाल्सी। ये भी बाय बर्थ होती है। सो हमने कुछ एक डिसेबिलिटीज के बारे में अभी समझा। सो वही चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट टू नो दीज कंडीशंस। लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास बस अभी, तो क्यों जरूरी है ये। तो अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सब लोगों को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए, चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन से हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, क्यों पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अब तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, सॉरी कोई भी एक तेज आवाज में, क्यों मालूम होना चाहिए हमें इन डिसेबिलिटीज के बारे में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है इसको समझना। तो बेसिकली हम इन चीजों को क्या करें, अंडरस्टैंड करें। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या होगा, प्यार हो जाएगा इन बच्चों से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप इस चीज को समझ पाएंगे, उनकी दर्द को समझ पाएंगे। सो जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप इनसे एक वो एम्पैथाइज करके एक तरीके का लव का कनेक्शन बॉन्ड कर इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो क्या होगा उससे? एक्सेप्टेंस। उससे क्या होगा? आ गई एक्सेप्टेंस तो
क्या होगा? उनके लिए इजी हो, उनके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग हमारी ना समझी की सजा भुगतते हैं। उन लोगों के लिए जीना थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको समझें। और आप क्या पूछते हो? क्यों बजे? अब बताओ क्यों बजे? पता है क्यों आता है? इसका भी साइंटिफिक रीजन है। ये एक्यूप्रेशर है। जब हम ये इस तरीके से ताली से करते हैं तो ये एक्यूप्रेशर की वजह से हमारे जो वो एक छोटे छोटे नोड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है ना? बट चलो ये तो गुड एक लॉजिक था। बट मेरे सवाल का जवाब दो, ये तालियां क्यों बजी? तो ये मेरा स्किल है, ये मेरा स्किल है। आप मेरे को बीट करो, वो वाला नहीं, वैसे बातों में। हाँ जी, क्यों बजाई ये तालियां? अंडरस्टैंड तो हो गया भाई, मैंने भी तो इतनी मेहनत की है। लास्ट 2 मिनट्स वीडियो, एक मैंने देख रहा था कि कोई सॉन्ग जिससे मैं एंड करूं। शंकर महादेव, क्या है वो, शंकर महादेवन, शंकर महादेवन ने एक सॉन्ग बनाया है स्पेशल नीड बच्चों के लिए। उसमें उन्होंने जो एक सॉन्ग था, उस सॉन्ग को किसी स्पेशल स्कूल में किसी एक स्पेशल बच्चे ने वो उसके ऊपर कुछ स्टेप्स किए हैं। तो पहले जरा 1-2 पैराग्राफ जस्ट हम उनके नाम भी सुनते हैं कि वो क्या, उन्होंने लिरिक्स भी सुनते हैं कि उनका क्या किया है। ये गर्व से जिएंगे हम, सो वो भी देखें। और इसमें एक एक्शन है ऐसे, सो ये ऐसे मतलब गर्व से जिएंगे हम। ये साइन लैंग्वेज है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते, तो गर्व से जिएंगे मतलब नाक ऊंचा करके जिएंगे, तो वो एक साइन लैंग्वेज है। तो वो देखिए और वर्डिंग जरूर सुनिएगा। जितना सूरज तुम्हारा है उतना मेरा है, जितना चांद तुम्हारा है उतना मेरा है। तो इस चीज के एक मैसेज को लास्ट लेकर देखिए कि क्या मैसेज मिलता है आपको। जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी, जितना चांद तेरा उतना ही मेरा, जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी, जितना चांद तेरा उतना ही मेरा। बादल हो या आसमां, राहें हो या कारवां, एहसास हो ना लगा बगा, मिलके कहेंगे हम, हमें हक है, हमें हक है, हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम। नजर होना करना की, भाव होना दान का, गिरते को उठाया तो अंदाज हो बस प्यार का। तो कह रहे हैं करुणा नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए, नजर होना करना की, भाव होना दान का, गिरते को उठाया तो अंदाज हो बस प्यार का। सिर्फ लव चाहिए, स्नेह को पहचान, तरस नहीं। स्पर्श को है पहचानता, स्नेह को है जानता, स्पर्श को है पहचानता, है यकीन
मानता एक साथ रहेंगे हम। हमें हक है, हमें हक है, हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे, हक है बराबरी का। सो हक है सो गर्व से जिएंगे हम, और ये गर्व से कब जिएंगे, जब आप उनको ऐसा मौका देंगे। Sir, for sharing valuable insights. We have amongst us Mr. Raghuveer, Founder Director Care for Autism Foundation. We would like to know it from Sir, the motivation behind the venture. I now request Sir to please come on stage. गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो, मैं कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं आती, बट मैं एक स्पेशल पेरेंट्स हूँ। मैं एक स्पेशल पेरेंट हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैं बस आप लोगों का 2 या 3 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे पता है आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया डॉक्टर साहब ने, आप लोगों के लंच का टाइम हुआ है, आई थिंक सो। भूख लगी है? अच्छा, पूछा तो ऐसे जैसे भी आप देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों को इनवाइट भी करने आया हूँ इसीलिए, क्योंकि सर ने एक टॉपिक आपके साथ शेयर करा है, उसी के लिए जब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप में से कोई भी बच्चा जो केयर फॉर ऑटिज्म में विजिट करना चाहता है, इन बच्चों के साथ बैठना चाहता है, इन्हें समझने के लिए आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। उस दिन मैं आप लोगों के लिए लंच का अरेंजमेंट भी रखूंगा, मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है। ये सर की सिफारिश से हो रहा है ये सब कुछ। ये मैं पहले ये बताता हूँ कि मैं केयर फॉर ऑटिज्म क्या है। केयर फॉर ऑटिज्म, मेरे वाइफ, जो कि अभी सर ने आपको एक फोटो दिखाई थी मेरे बच्चे की, संयम, मैं पहले ये आपको बताऊं कि ये सारे बच्चे डिफरेंट नहीं दिखते हैं। सर ने कुछ आपसे वीडियो शेयर करी थी, बहुत सारी चीजें इन्होंने शेयर करी है, उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों के फेसेस एक्सप्रेशंस कुछ अलग है, ऐसा है, कुछ भी अलग है। ये सारे ऐसे नहीं होते हैं। अगर हम इनके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं, ये हमारी तरह देखने में नॉर्मल ही होते हैं। बस ये अपने वर्ड नहीं बोल पाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं कि थोड़ा सा शोर करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को वर्बली नहीं बता पाते, तो उछल उछल के बताते हैं। तो मेरे ये केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन बनाने का रीजन इन्हीं में से कुछ था। रीजन तो बहुत है, जैसे सर ने बताया कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो समाज से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे मैं अपने बच्चे को पार्क में लेके जाता था, तो अनदर बच्चे, क्योंकि इनकी कुछ फिक्सेशंस होती हैं कि एक झूले पे बैठे हैं तो इनको अगले दिन भी उसी झूले पे बैठना है। ये अगर एक झूले पे, मतलब एक के बाद दूसरा झूला लिया तो इनको उसी के बाद वही झूला लेना है। और पब्लिक पार्क में झूले बिजी होते हैं और बच्चे भी हैं, पर बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बच्चों के बिना उनके फादर मदर भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो यही एक रीजन है कि मैं इसके लिए इसे एक पार्क में लेके जाता था रोज, तो वहां पे और भी पेरेंट्स आते थे, वो लोग अपने बच्चे को झूला चला रहे हैं। तो जब संयम जाता था तो वो अंडरस्टैंड के लिए वो वेट नहीं करता है, बिल्कुल वेट नहीं करता है कि मुझे ये झूला लेना है। तो जब उस झूले पे कोई बच्चा बैठा होता है तो वो उसे एडजस्ट नहीं करता और टॉलरेट नहीं करता, और उसके पेरेंट्स भी उसे नहीं समझाते कि ये स्पेशल नीड पेरेंट चिल्ड्रन है, तो इसके साथ कोऑपरेट किया जाए। वो कहते हैं जी हमारा बच्चा भी ले रहा है, ठीक है। सो वो जो एक्सेप्टेंस है उनमें नहीं थी। तो मुझे लगता था कि कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसी जगह जहां पे इन्हें टर्न टेकिंग सिखाया जाए। अब सब घरों में सारे एटमॉस्फेयर नहीं होते हैं, तो इसीलिए केयर फॉर फाउंडेशन की नींव रखी गई है। ये मेरे वाइफ का ड्रीम था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। 6 मंथ बिफोर उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कैंसर। उन्होंने इस बच्चे के साथ बहुत काम किया है, तो ये उनका एक ड्रीम था कि इनके लिए एक ऐसी स्पेशल जगह क्रिएट कर दी जाए जहां पे ये अपनी दुनिया में अपनी चीजें सीख सके, ताकि उसके बाद ये लोगों तक जा सके। मेरे पास बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जल्दी, बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक इनवाइट के लिए ये बोल रहा हूँ कि आप, मेरी तरफ से आप लोगों को इनविटेशन है कि मैं मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिस्कस करूंगा कि किस दिन आप में से जो भी बच्चा वहां पे विजिट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। बस मैं आप लोगों को इतना ही बोल पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir. Now, I would now request Professor Nitish Sodha ma'am to come on stage for vote more thanks. Thank you, Snovia. Thanks a lot. I would
would really like to thank Dr. Atul and Mr. Raghu Behel for such kind of a sensitive topic to be sensitized by ourselves. We in LKCTC always strive to have the best in our students in terms of holistic development, in which apart from academics, we would have and we also have curricular, co-curricular and extracurricular activities. So for the first time in this session, we thought of some topics for sensitization, in which our students must know that being a human being and being a part of this society, we owe some responsibility. जैसे यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स ने बोला कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस लेक्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स का पेपर नहीं होना है, एमएसटी भी नहीं होना है, इंटरनल में भी कैलकुलेट नहीं होना ना, लेकिन एक होलिस्टिक ग्रोथ के लिए इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड we should be proud enough to be a part of this country or to be a citizen of this country. Reason being कि इंडिया में जो यूथ है, जो स्ट्रेंथ ऑफ यूथ है, वो सबसे ज्यादा है। सो अगर हम एक भी स्टूडेंट में थ्रू दिस लेक्चर हम ये चीजों को सेंसिटाइज कर पाए तो दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। मैं ये सोचूंगी कि मैंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव फुलफिल्ड दैट। एज सर रघु सर हैज इनवाइटेड ऑल ऑफ अस, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है। एनी स्टूडेंट हु विश टू वर्क, टू नो, टू लव, टू अंडरस्टैंड और टू स्पेंड टाइम विद दीज स्टूडेंट्स, दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन, तो वो प्लीज जो अपने नेम्स हैं वो मैडम मनदीप संधू को दे दीजिएगा, राइट? डॉक्टर अतुल मुझे कह रहे थे कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वी विल टेक फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चन? नो? इट्स टाइम फॉर लंच, राइट? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई वुड लाइक टू थैंक्स माय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, संदीप मैम, जसलीन मैम, सविता मैम, हर्षप्रीत मैम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, and the teachers from School of Engineering also. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot for your time. And the School of Management, IT and Hotel Management. Thank you everyone. Thanks a lot. मैंने अपनी क्लास में ना सुबह बात करी है, कल भी बात करी थी कि टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होती है. We are also human beings. So how could you motivate us? Through filling a Google form, a feedback form that would be circulated in your groups zone, so that we'll be able to know कि ये जो lectures हैं हम इसको किस तरह से आगे proceed कर सकते हैं. I wish to lit this candle and that I have already lit, and now I wish to continue it burning. Right? So let's the spark begin. Thank you everyone. From this foundation, right? Just lead ma'am and Savita ma'am kindly distribute. Thank you. रिबन के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक अवेयरनेस रिबन है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलता है तो पिंक रिबन आता है, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए, एपिलेप्सी के लिए पर्पल रिबन आता है, ऐसे ही ऑटिज्म के लिए इस तरीके से एक रेनबो पजल टाइप आता है। रेनबो पजल क्योंकि इनके कलर्स बहुत होते हैं और पजल इसलिए क्योंकि अभी तक हमारे लिए डिकोड हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो ये अगर रिबन कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कहीं पे भी ये रिबन कोई देखता है और अगर वो पूछता है कि ये क्या है तो इट्स अबाउट ऑटिज्म अवेयरनेस। सो आज आप ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप सब लोग अपने आप ही आपको एक एक रिबन दे रहे हैं, प्लीज़ ये लगा कर जाइए। कोई घर पर भी जाकर अगर आपको पूछता है तो ये क्या है तो आप बता सकें, राइट? तो आप कहेंगे कि एक अवेयरनेस कैंपेन में हम आज एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो ये जो रेनबो पजल वाला एक रिबन है, दिस इज फॉर ऑटिज्म अवेयरनेस। तो ये मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर आप सब लोग यहाँ से लगाकर बाहर निकलेंगे और अगर मुझे नजर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।